Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaurasia. Now we are going to study ओम्स लॉ। अब जरा देखें यहाँ पर जो ओम्स लॉ है ये बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है, बहुत ही फेमस टॉपिक है। इससे क्लास 10 में भी पढ़ा गया था और क्लास 12 में भी पढ़ना है ना। ये हमारे पास जो ओम्स लॉ है एक्चुअली में क्या है, ये किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो जो करंट फ्लो हो रही है उसके साथ एक कोरिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी जो सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जा रही है, कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जा रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसमें एक रिलेशंस होते हैं, ठीक ना। तो उसी रिलेशन को क्या था, एक जर्मन साइंटिस्ट क्या था नाम है, जर्मन साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, इन 1825 में उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया था। इन 1825 में रिसर्च करना स्टार्ट किया था और अपना जो पेपर पब्लिश किया था 1826 में, उसमें इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और 1826 में एक पेपर पब्लिश किया। वो जो उस पेपर पब्लिश किया उससे कंक्लूजन निकाला था। क्या कंक्लूजन निकाला था कि हमारे पास जो करंट फ्लो होती हैं किसी कंडक्टर में वो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशंस, अब फिजिकल कंडीशन क्या है, सिंपली टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक। और भी हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटी ऐसे हैं बट टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी हमारे पास ओम्स लॉ के लिए एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया है, क्या कि जो फिजिकल कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा, जो भी हमारे पास इस तरह के जो फिजिकल कंडीशंस होंगे उसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होनी। मीन्स यह क्या होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ये कांस्टेंट होने चाहिए, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आनी चाहिए, मेनली टेम्परेचर, ठीक। तो क्या हो जाए, इफ़ द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा of a conductor are kept constant, then the current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference V applied across its ends. That is क्या मिल जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, R का लिख सकते हैं, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, ठीक। और क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर जरा देखिए प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा हुआ है, तो प्रोपोर्शनलिटी क्या हटाएंगे तो यहाँ इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, वेयर आर हमारे पास क्या है, वेयर आर इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब क्या हुआ, तो इसको जरा हम क्या लिख सकते हैं, अब भी भाई आर करें तो यार आर हो गया और आर क्या मिलेगा हमको, यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिल गया, ठीक। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिला है ये इसके जस्ट पहले हम लोग इसके बारे में तो डिस्कस किए थे, रेजिस्टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किए थे, स्टडी किए थे कि हमारे पास क्या था, रेजिस्टेंस जो होता है सिंपली वहाँ भी कहा गया था क्या, फिजिकल कंडीशन अगर कांस्टेंट हो, इफ़ फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट, तो हमारे पास जो रेशियो मिलता है किसी सर्किट में, किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन्स इन दोनों का रेशियो, यानी रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कांस्टेंट। बट उससे कहा क्या है, वहाँ पर हम स्टडी किए थे तो फॉर मेटल की बात किए थे, वहाँ पर मेटल की बात किए थे, अभी यहाँ भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हमारे पास ये रेशियो कांस्टेंट होनी चाहिए, रेशियो एक कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जरा देखें अब क्या कांस्टेंट होने का मतलब क्या बता रहा है, तो हम एक जरा सर्किट ड्रा करें, ठीक है। इसके पहले हम लोग जो इसको एक क्या करें, ये हमने कंसिडर कर लिया, दिस इज ए कंडक्टर है। आप लेंथ इसका कितना है, लेंथ हमारे पास L कंसिडर कर लिया गया, ठीक। और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है E कंसिडर कर लिया, ठीक। अब क्या किया गया, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो हमारे पास क्राइटेरिया मिल रहा है, जो स्टेटमेंट मिला, हमने क्या किया, इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, यानी क्या है, किसी सेल आर बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, सेल आर बैटरी से कनेक्ट हो गया। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी L है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी A है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम A इंटू L हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। अब हमारे पास जो सेल है ये प्लस है और माइनस है, मीन्स प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है हायर पोटेंशियल को एंड लोअर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर पोटेंशियल को। तो जो करंट फ्लो होती है वो होती कैसे, हायर पोटेंशियल टू लोअर फ्लो, यानी हमारे पास क्या होगा, यह करंट फ्लो का डायरेक्शन हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। हमारे पास एक सर्किट मिल गया, ठीक। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। ठीक, अभी जो करंट फ्लो होगी तो यहाँ पर यही तो हमारे पास जो है सेल से क्या मिलेगा, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इस एंड पर हम यहाँ पर कंसिडर कर लिए कि हमारे पास एक कंडक्टर का फर्स्ट एंड है और सेकंड एंड है, जो कि यहाँ पर हमारे पास क्या हायर पोटेंशियल कनेक्ट है और ये लोअर पोटेंशियल कनेक्ट है। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो यहाँ पर हायर पोटेंशियल पर है और लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक, तो यहाँ से करंट किधर फ्लो होगी, हमारे पास जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़े थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी, वहाँ भी इसको डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ और डिस्कस किए थे कहाँ पर, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ भी डिस्कस किए थे क्या कि जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या होते हैं, हायर प्लस से लोअर प्लस की तरफ। जैसे वाटर, लाइक वाटर क्या होती है, वो हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो होती है। ठीक, टेम्परेचर, किसी कंडक्टर में जो टेम्परेचर होती है तो क्या होती है, वो भी हायर लेवल टू यानी हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होती है। ठीक, तो इसी प्रकार हमारे पास जो पोटेंशियल मिलती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पर हम इसको डिस्कस किए थे क्या, हायर टू लोअर फ्लो होती है, ठीक ना, बट नेगेटिव के लिए क्या होती है, वो लोअर टू हायर फ्लो होती है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सिग्निफिकेंस यानी सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस किए थे। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारे पास अब क्या हो गया, यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल होगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसी को हमने क्या किया, यहाँ पर भी कंसिडर कर लिया है। ठीक, और करंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है दैट आर आई, ये मिल गया हमको, आई मिल गया। बट अब ये ओम्स लॉ है, ये हमारे पास जो ओम्स लॉ मिल रहा है, यहाँ पर एक टर्म कांस्टेंट आ रहा है। ये कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट ये कर रहा है कि चाहे कोई भी कंडीशंस मिल जाए, फॉर एनी कंडीशन हमारे पास ये जो रेशियो मिलने चाहिए, रेशियो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट ही होनी चाहिए, रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट ही होनी चाहिए। तो जरा इसमें हम एक ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ हमें क्या मिलेगा, हमने कंसिडर कर लिया कि ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, हम इस पर पोटेंशियल ले लेते हैं और इस पर करंट ले लेते हैं, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस और इस पर करंट ले लिए। अब क्या करेंगे, अब एक कांस्टेंट जो दिख रहा है इसमें ग्राफ ड्रा करें, जो ग्राफ ड्रा करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर करंट मिल गया। तो अगर हमने ग्राफ ड्रा किया तो हमारे पास जो ग्राफ मिलता है वो ये मिलता है, और यही जो होता है यही तो हमारे पास है, दिस एंड दिस, यही तो हमारे पास क्या मिल जाता है, यही हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो दिख रहा है, यही कांस्टेंट टर्म जो होता है वो क्या होता है, वही हमारे पास ये आर या कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जरा देखें इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर लिया जाए। तो स्लोप ऑफ कर्व क्या होता है, तो स्लोप जो होता है हमें पता है कि जो स्लोप होता है वो क्या हो जाता है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि जो हमें स्लोप मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। तो इसको हम क्या कर लें, अगर थीटा कंसिडर कर लें और इसको यहाँ पर प्रोसीड जरा करें और इसको इधर प्रोसीड करें। ठीक, तो ये हमारे पास क्वांटिटी क्या दिख रही है, इसको भी मान लेते हैं और इसको आई मान लेते हैं। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सिंपली दिख रहा है क्या, आई अपान भी, आई अपान भी मिल गया। तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 1 अपान आर के इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास आर इक्वल टू मिला था भी अपान आई, तो यहाँ पर tan ये मिल गया। तो दिस इम्प्लाई दैट हमें क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 1 अपान tan थीटा, और यहाँ पर क्या है 1 अपान आर इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इम्प्लाई दैट आर इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। इसको चाहें तो हम काट थीटा भी लिख सकते हैं, तो हम इसको काट थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये जो स्लोप मिल रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यही हमारे पास क्या है, ये जो आ रहा है यही किसके इक्वल है, तो दिस इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अभी हमारे पास क्या हो गया, यानी हमारे पास ये क्वांटिटी जो दिख रही है ये आर जो है जिसे हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ये किसी भी कंडक्टर के लिए वो कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट मतलब क्या है, ये क्या मीनिंग आ रही है इसकी, जो है मीनिंग देख लिया जाए। कहने का सेंस ये है, अगर हमारे पास ये कांस्टेंट भी अपान आई आर कांस्टेंट कब होगा, तो कंसिडर कर लें कि इनिशियली हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी दिया हमारे पास 1 वोल्ट था। ठीक, तो सर्किट में हमने कंसिडर कर लिया करंट जो फ्लो हुई 1 एम्पियर फ्लो हुई, तो हमारे पास क्या मिला 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर इक्वल टू 1 ओम मिल गया। ठीक, ये हमारे पास क्या दिखा, ये 1 आया कांस्टेंट में। अब हमने क्या किया, इस सर्किट में हमने माना था कि ये हमारे पास 1 के करस्पॉन्डिंग था, ये हमारे पास 2 करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर 3 है,
यहाँ पर 4 है। इसी प्रकार हमारे पास इधर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सेकंड केस में जरा देखें, हमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया। तो सर्किट में यह कांस्टेंट कब रहेगा, तो कांस्टेंट रहने के लिए यानी ओम्स लॉ जो कह रहा है, तो हमारे पास जो मिलना चाहिए 2 वोल्ट अपान यह कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट ही मिलना चाहिए। और कांस्टेंट किसके इक्वल हमने देखा था, अभी जस्ट आया था 1 ओम के इक्वल आया था। तो ये 1 ओम के इक्वल आया था, तो यहाँ भी 1 ओम ही आना चाहिए, यानी ये दिस इक्वल टू यहाँ पर मिलना चाहिए 1 ओम। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी सर्किट में जो करंट फ्लो होगी, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो यहाँ भी 2 एम्पियर हो जाएगी, तभी टर्म कांस्टेंट हो सकता है। यानी यहाँ पर जो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है वो पोटेंशियल के, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है यहाँ पर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो उसी रेशियो में वेरिएशन होगा। मीन्स हमारे पास ये टर्म जो दिख रहे हैं ये ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेंगे, ये टर्म जो होंगे ऑलवेज कांस्टेंट हो जाएंगे। यही तो ओम्स लॉ है, दिस इज द ओम्स लॉ। दस according to Ohm's law, so long the temperature or other physical states of a conductor do not change, the resistance of the conductor remains constant whatever potential difference is applied between the ends of conductor। यानी हमारे पास पोटेंशियल कुछ भी अप्लाई करेंगे, कुछ भी अप्लाई करेंगे तो ये टर्म ऑलवेज कांस्टेंट मिले। क्यों, क्योंकि जैसे पोटेंशियल जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, चाहे वो 1 वोल्ट हो या 1000 वोल्ट हो, उसके अकॉर्डिंग उस सर्किट में करंट वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारे पास ये टर्म कांस्टेंट मिल जाएगा। तो सिंपली दिस इज द ओम्स लॉ। यही तो क्या है हमारे पास ओम्स लॉ है, जिसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा और यहाँ पर सर्किट डायग्राम से भी देखा। बट एक बात जरा ध्यान देखें, यहाँ पर जो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको स्टडी कर रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास ये जो ओम्स लॉ होती है ये मेटल के लिए ही ट्रू होती है। हमारे पास जैसे हमको रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस केवल मेटल में नहीं एग्जिस्ट करता है, वो सेमीकंडक्टर में भी होता है रेजिस्टेंस, इंसुलेटर में भी होता है। यानी हमारे पास जो भी मटेरियल है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑल मटेरियल में एग्जिस्ट करता है। रेजिस्टेंस एग्जिस्ट इन ऑल मटेरियल। तो रेजिस्टेंस होती है वो सिंपली क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है। तो बट ये हमारे पास जो ओम्स लॉ है, यानी ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली, ट्रू फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स ओनली। मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, एक मेटल जो होंगे, मेटेलिक कंडक्टर्स होंगे, मेटल्स होंगे, उन्हीं के लिए फुलफिल हो रही है। ये हमारे पास इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के लिए फुलफिल नहीं हो पाती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टडीड, जो अबव स्टडी हमने किया, इसका डिस्कशन क्या निकल रहा है। अगर डिस्कशन किया जाए ओम्स लॉ पर, तो ओम्स लॉ कंक्लूजन ये क्या हो गया कि ओम्स लॉ हमारे पास हो रही है ये मेटल के लिए क्या हो रही है, ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए ही फुलफिल हो पा रही है। यानी हमारे पास यह सभी मटेरियल के लिए फुलफिल नहीं होती है। दस वी कैन से दैट ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये सिंपली केवल मेटेलिक कंडक्टर के लिए फुलफिल कर पा रहा है। ठीक, नाउ on the basis of behaviors of materials, on the basis of behaviors of materials, there are two types of material, there are two types of material। तो फर्स्ट जो हमारे पास मटेरियल हो जाते हैं वह हो जाते हैं क्या, ओमिक, हमारे पास क्या हो जाते हैं, या कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। तो ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हमारे जो बिहेवियर मिल रहे हैं, ठीक है, मटेरियल जो बिहेवियर होंगे, तो हमारे पास ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। तो व्हाट इज ओमिक कंडक्टर्स, those substances which obeys Ohm's law। दो सब्सटेंसेस क्या है, हम सिंपली दो मेटल्स भी कह सकते हैं ना, सब्सटेंस भी कहेंगे। दो सब्सटेंसेज आर दोज मेटल्स विच ओबे द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे पास क्या मिल रहा है, मीन्स V/I इक्वल टू R। ये हमेशा होनी चाहिए, ये किसी भी क्राइटेरिया के लिए फुलफिल। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर हमारा यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो कोई भी क्राइटेरिया होगा, यानी कोई भी पोटेंशियल मिले, अगर ये हमारे पास ऑलवेज कांस्टेंट है तो ही कंडक्टर क्या है, ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे। और इनका जो कर्व मिलता है वो कर्व क्या होता है, वो यही कर्व होता है। ये जो कर्व हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कर्व हमको मिल रही है ये किसके लिए थे, यही तो ये थी किसके लिए, ओमिक के लिए। हमारे पास ये भी हो गया और ये आई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्व मिलती है, दिस इज द V/I इक्वल टू R इक्वल टू कांस्टेंट। तो ओमिक कंडक्टर सब कौन होंगे, तो ओमिक सिंपली ऑल मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स, सिंपली ऑल मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर। एंड सेकंड क्या है हमारे पास, तो सेकंड है नॉन ओमिक कंडक्टर्स, नॉन ओमिक
कंडक्टर्स, ठीक। नानो व्हाट इज द नॉन ओमिक कंडक्टर्स? दोज सब्सटेंसेज विच डू नॉट ओबे द ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक ना। सिंपली हमारे पास जो होते हैं, ये हमारे पास जो बल्ब होती हैं, ठीक, टार्च होती हैं, एलईडी लाइट होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, थर्मियोनिक बल्ब्स होते हैं, इसके अलावा हमारे पास डायोड्स जो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, फेट होते हैं, मासफेट होते हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंस, यानी सिंपली का जो हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं, क्योंकि जो भी हम नाम ले रहे हैं, थर्मियोनिक बल्ब की बात कर रहे हैं, ट्रायोड बल्ब की बात कर रहे हैं, पीएन जंक्शन की बात नहीं, जो हमारे पास डायोड है, ठीक है, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, हमारे पास फेट है, मासफेट है, सबके सब क्या है, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर से बने सब्सटेंसेज है, ठीक। ये जो होते हैं ये नॉन ओमिक होते हैं, ठीक। एक्चुअल में क्या होता है, इनिशियल स्टेट में जो इनका कर्व हम अगर बनाएं तो इनका कर्व जो बनता है इनिशियली जो होता है कुछ ऐसे, जैसे हम क्या करें, हम कंसिडर कर लें कि पीएन जंक्शन, तो हमारे पास सिंपल डायोड जो होता है पीएन जंक्शन ही होता है, तो यहाँ पर कुछ कर्व ऐसे मिलते हैं, यानी फॉर स्मॉल वोल्टेज, फॉर स्मॉल करंट के लिए ये जो होते हैं ये ओम्स लॉ को तो फुलफिल करते हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब ले लें, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है इनिशियली फॉर स्मॉल करंट, फॉर वेरी स्मॉल करंट के लिए इनिशियली वो ओम्स लॉ को फुलफिल करता है, यानी वहाँ पर यह रेशियो V अपॉन आई आर इक्वल टू, यानी V अपॉन आई इक्वल टू आर इक्वल टू कांस्टेंट होता है फॉर स्मॉल करंट के लिए। बट जब करंट वैल्यू इंक्रीज करती है तो ये जो हमारे पास कर्व क्या होते हैं वह चेंजिंग हो जाती है, यानी उसमें जो हमारे पास जो कांस्टेंट ग्राफ मिलनी चाहिए थे वो न मिलती है, ठीक। इसी प्रकार हमारे पास जो सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, जैसे हमने कहा पीएन जंक्शन है, जेनर डायोड है, ट्रायोड बल्ब है, ठीक। इस बल्ब का नाम क्या है, ट्रांजिस्टर है, फेट मीन्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मासफेट है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं, क्योंकि इनिशियली जो होते हैं उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, बट इसके बाद वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं फॉर लार्ज करंट के लिए, तो यानी हमारे क्या मिल गया, ये मिल गया नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक। अब नाउ डायनामिक रेजिस्टेंस, ठीक। अब जैसा हम लोग क्या किए थे, हम लोग ओमिक कंडक्टर के लिए यहाँ जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म मिल रहा था ये क्या था, ये सिंपल एक रेजिस्टेंस मिल रहा था, तो हमें ये रेजिस्टेंस मिल जा रहा था। बट यहाँ पर नॉन ओमिक के लिए, फॉर नॉन ओमिक के लिए जो हमारे पास कर्व जो मिल रहा है वो कर्व क्या मिल रहा है, वो एट रैंडम, यानी जो हमारे पास चेंजिंग आ रही है वह कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी यहाँ पर जो वेरिएशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में जो वेरिएशन मिलेगा वो ऑलवेज नॉट कांस्टेंट, वो ऑलवेज नॉट कांस्टेंट होगा, तो वहाँ पर हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो वहाँ पर हमें डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल हमारे पास जो मेथड है वो वही वाला मेथड है जैसे वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करें, एक लाइन को हमने इधर ड्रा किया और एक लाइन को इधर ड्रा किया, ठीक। ये वेरी स्मॉल होगा, ये हमारे पास जो दिखाया गया है ये वेरी स्मॉल हमने ले लिया, तो हमने इसे पॉइंट ए कंसिडर कर लिया, बी कंसिडर कर लिया और सी कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास ये पोटेंशियल एक्सिस है और ये हमारे पास करंट एक्सिस है, ठीक। तो फिर क्या करें, यहाँ से ए टू बी हमारे पास अगर पोटेंशियल यानी चेंज इन पोटेंशियल जो मिल जाए, यानी क्या हुआ, इफ़ हमारे पास इफ़ ए स्मॉल चेंज डेल्टा भी हमने कंसिडर कर लिया, ए टू बी में कितना चेंजिंग आ रहा है, इफ़ ए स्मॉल चेंज डेल्टा भी इन द पोटेंशियल डिफरेंस across the part of non-ohmic circuit causes a change डेल्टा आई, यानी हमारे पास अगर कनेक्शन सिंपल है कि ए टू बी अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजिंग आ रही है और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट में चेंजिंग आ रही है वो डेल्टा आई मीन्स बी टू सी अगर डेल्टा हमारे पास आई करंट में चेंजिंग आ रही है तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो है दिस इक्वल टू हमारे पास क्या मिल, यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमको ये सिंपली डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, दिस इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नाउ डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्चुअली जो लॉ होते हैं हमारे पास ये एक नेचुरल होती हैं, ये यूनिवर्सल होती हैं, ये हमारे पास जो लॉ होते हैं ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनका कोई एक्चुअल में डेरिवेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम डिराइव करेंगे, यहाँ पर बुक में भी डिराइव किया गया है, ठीक। तो इसको ये एक्चुअली हमारे पास जो
रेजिस्टेंस आ रहा है, ओम लॉ मिल रहा है, इसको हम क्या एक डेरिवेशन से फाइंड आउट करेंगे। बट ये ध्यान रहे एक्चुअली लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता हुआ है, वो क्या इट सेल्फ ट्रू होता है, इट सेल्फ वो ट्रू होता है। उसे ट्रू करने के लिए, उसे प्रूफ करने के लिए किसी लॉ की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे यहाँ पर इस लॉ को, ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे, ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। लेट L be the length and A be the area of cross section of a metallic wire। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे अभी जस्ट, तो यहाँ पर क्या मिला था हमारे पास, ये क्या मिला था, दिस इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया E हमारे पास है। ठीक, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास से कंडक्टर मिल गया जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो वॉल्यूम क्या हो जाए A इंटू L मिल जाएगा। ठीक, तो हमारे पास से कंडक्टर मिल गया। अब क्या करेंगे, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करेंगे हमने पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, यहाँ पर इसके एंड्स पर क्या करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एंड्स। वहाँ पर क्या एक एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। जो हमारे पास कंडक्टर्स के एंड्स हैं उसके एंड पे क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ईच फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेज इन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो हमने ये डिस्कस किया था, तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी, जिसका डायरेक्शन हमने ये कंसिडर कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे, वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उनका डायरेक्शन क्या होगा, इधर आ जाएगा। ठीक, यानी ड्रिफ्टिंग हो जाएगी। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, एक फोर्स फील करना स्टार्ट कर देंगे। ये क्या करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे। तो सिंपली हमारे पास जो फोर्स मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा F इक्वल टू QE। ठीक, बट यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक क्यू की जगह पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, तो F इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E इंटू E मिल गया। ठीक, बट यहाँ पर क्या देखें, हमारे पास जो अगर उसका मास हो जो m हो, तो जो फोर्स होगा तो हम बाई द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से F इक्वल टू m तो लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास फोर्स मिला जो कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यह फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, इस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। देन अगर ये हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो बॉडी मीन्स इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सलेट करेंगे। फोर्स है तो क्या वो हमारे पास क्या एक्सलेट करेगा। देन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन experiences in electric force which accelerate the motion of electron, therefore the magnitude of acceleration experienced by the electron of mass m। तो ये हमारे पास एक्सलेशन जो मिलेगा, यहाँ से फाइंड आउट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट ए इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाए E अपॉन m। दिस इज द एक्सलेशन एक्सपीरियंस्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सपीरियंस्ड बाई फ्री इलेक्ट्रॉन। but we know that E equal to V upon L, therefore equal to E की जगह पर हमारे पास क्या मिला, V और अपॉन M और यह L हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास एक्सलेशन क्या मिल गया, अब हमें एक्सलेशन ये मिल गया। ठीक, अब जरा देखें यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं क्या कि फिगर में हमारे पास जो मिल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा था। तो बाय द हमारे पास फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला हमने फाइंड आउट किया था वो क्या था, तो फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो मिला था हमको वो क्या मिला था, तो फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिला था हमें VD इक्वल टू ए टाउ, वेयर VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज द एक्सलेशन जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। And also we know that relation between electric current and drift velocity, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो रिलेशन फाइंड आउट हुआ था I इक्वल टू NEA VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से VD फाइंड आउट करना चाहें तो VD इक्वल टू I अपॉन NEA। जरा देखें हमारे पास क्या मिल गया, एक VD इक्वल टू दिस और VD इक्वल टू यहाँ भी इक्वेशन मिल गया। ठीक, तो हम चाहें तो यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 अगर फॉर्म कर दें एंड हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाए और ये इक्वेशन 3 हो जाए। ठीक, तो हम जरा देखें इस इक्वेशन को कंपेयर करें, LHS साइड VD, LHS साइड VD, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को, तो क्या मिलेगा हमको, ए टाउ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, I अपॉन NEA मिल गया।
ठीक, अब हमारे पास ये क्वांटिटी मिल गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ जरा देखें, एक वैल्यू क्या हमारे पास है, ए इक्वल टू ई भी अपॉन एम एल हमने फाइंड आउट किया है। दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, एक यहाँ पुट कर दे क्या, ई भी अपॉन एम एल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टाउ, ये टाउ हो गया, इक्वल टू यहाँ क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ से हमें मिल जाएगा आई अपॉन एन ई ए। और इस इक्वेशन को हम कुछ ऐसे अब लिखें, ठीक, तो यहाँ से हम ओनली वी इक्वल टू, सभी को उधर ट्रांसफर कर दें, तो वी इक्वल टू जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ठीक, तो हम इसको इधर जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार हम लिख लें, एम यहाँ जाएगा अपान, हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो मिल रहा है क्वांटिटी, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक ई यहाँ है और एक ही यहाँ है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई स्क्वायर मिल जाएगा। तो पहले हम क्या लिख लें, एन ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर मिल गया। अब हमारे पास क्या मिला, अभी टाउ जरा देखिए, इस साइड टाउ है तो टाउ यहाँ लिख लें, ठीक, इनटू, अब क्या एल भी तो इस साइड जाएगा तो एल यहाँ हो गया, और अपान अभी ये ए पड़ा हुआ है तो ए लिख लेते हैं, इनटू अभी ये हमारे पास आई भी बचा है तो आई लिख लेते हैं, ठीक, तो हमने क्या लिख लिया, ये हमारे पास यहाँ पर टर्म मिल गए, ठीक। अब जरा इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखें जरा हम लोग, तो क्या पा रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, इस इक्वेशन को देखने पर हमारे पास अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, ध्यान रखना है, ओम्स लॉ के लिए हमने फिजिकल कंडीशंस टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा सब क्या थे, कांस्टेंट थे। अगर इस सब टर्म कांस्टेंट हो तो यहाँ पर मास, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कांस्टेंट होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। और हमारे पास यहाँ पर स्मॉल एन है क्या, तो ये हमारे पास जो n है, तो n क्या है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये सब कांस्टेंट हैं और हमारे पास अगर सभी फैक्टर्स टेम्परेचर वगैरह सब कुछ कांस्टेंट रहेगा तो टाउ भी तो कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला कहा जाए तो हमें मिल गया क्या, इसे हम लिख सकते हैं भी प्रोपोर्शनल टू आई, भी प्रोपोर्शनल टू आई कह सकते हैं। तो हमने इसे इक्वेशन क्या बना दिया, इक्वेशन 4 फॉर्म कर दिया, ठीक ना। यानी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट है। यानी यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रही है, ये करंट जो सर्किट में फ्लो होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही है। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the current flowing in the circuit is directly proportional to the, according to the Ohm's law, the current flowing in the circuit is directly proportional to the potential difference across the ends of conductor. That is, according to Ohm's law हम लिख सकते हैं V directly proportional to I, R इसे लिख सकते हैं V equal to IR. This is equation 5, ठीक। अब जरा देखें, यहाँ पर v इक्वल टू आई आर है, यहाँ भी v प्रोपोर्शनल टू आई है, v प्रोपोर्शनल टू आई है। इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर दें तो v इक्वल टू दिस, v इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर v है, i यहाँ भी है, यानी इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या मिल रहा है, कंपेयर करने पर मिल रहा है r इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म मिल जाएगा, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, m अपान एन ई स्क्वायर टाउ एल अपान ए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या टर्म मिल गया, ये हमारे पास एक टर्म मिल गया। और यहाँ पर ये कांस्टेंट जो था ये था क्या, दिस इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर था, ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, तो ओम्स लॉ ही तो है, यानी हमारे पास ये क्या दिखा, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये प्रोपोर्शनल टू आई जो दिख रहा है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ओम्स लॉ रिप्रेजेंट्स द ओम्स लॉ। तो क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। और हमने जो यहाँ पर इससे पहले हम लोग R इक्वल टू V अपन आई फाइंड आउट कर रहे थे, तो ये हमारे पास R का इन क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेशन मिल गया। तो ये हो गया क्या हमारे पास, दिस इज द ओम्स लॉ का डेरिवेशन। अब जरा देखिए, एक मन हमारे पास क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं क्या, कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस हैं कि वायर अगर हमारे पास है, वायर ऐसे है, ठीक है ऐसे ले जा रहे हैं, क्या अगर वायर को हम क्या करें एट रैंडम ऐसे, यानी हमारे पास अल्फ़ाबेट के लेटर जैसे हमने एक तरह बेंड कर दिया, ठीक, एस की तरह बेंड कर दिया, ओ की तरह बेंड कर दिया, एन की तरह बेंड कर दिया, डब्ल्यू की तरह बेंड कर दिया, एम की तरह बेंड कर दिया, ठीक, पी की तरह बेंड कर दिया, तो क्या इस तरह बेंडिंग करने पे हमारा कोई भी, यानी कहने का सेंस है किसी भी शेप में अगर हम क्या करते हैं वायर को बेंड कर दें तो क्या उसकी रेजिस्टेंस चेंज करेगी, नो।
द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर एंड द रिले सेक्शन टाइम. On bending the wire, neither the number of free electrons nor the relay section time changes. The relay section time does not change because electrons have negligible inertia and so their drift velocity does not change. अब यहाँ पर न तो इसकी relay section time चेंज होगी और न ही इसकी inertia चेंज होगी. तो यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी. एक्चुअली हमारा जो रेजिस्टेंस मिलता है ये मिलता कहाँ से? अरे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वहाँ पर उस कंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज या हमारे पास जो न्यूक्लियस होती हैं उसी से क्या करते हैं, दूसरे अनदर इलेक्ट्रॉन से वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं. जब कोलाइड करेंगे तो उनके जो वेलोसिटी होगी उनके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है. दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड रेजिस्टेंस हो जाती है. ठीक, बट यहाँ पर जो एक क्वांटिटी दिख रही है जो हम बेंड करते हैं वायर को, हमने क्या किया, कोई वायर लिया, उसको अगर बेंड करेंगे तो बेंडिंग ऑफ वायर को बेंड करने पर वह आउटर स्ट्रक्चर केवल बेंड होगा. इनिशियली देखा जाए इलेक्ट्रॉन के साइज बहुत स्मॉलर है, इसलिए यहाँ पर किसी शेप में बेंड करने पर उससे रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. थैंक यू.